में बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, गोल्गी बॉडी भी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में क्या कहलाता है, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में, है ना, गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में क्या कहलाता है, तो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका ध्यान रखना है, उसका नाम अलग बदल गया है गोल्गी बॉडी को। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल में कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो किचन ऑफ द सेल कह सकते हो, रसोई घर है, किचन ऑफ द सेल कह सकते हैं, है ना, जहाँ पे क्या है, तो इस तरह का ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कुछ सिमिलर दिखता है, बट थोड़ा सा अंतर है कि इसके अंदर में क्या है, तो स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह का स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको मिल रहा है, इस तरह से स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये आपने पहले लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और क्लोरोप्लास्ट का ये जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे डॉट लाइन दिखाया जा रहा है, एक्चुअली ये डॉट लाइन क्या है, तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में इस तरह से स्टैक्स ऑफ कॉइंस लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल कॉइन है इसको कहते हैं थैलाक्वाइड, इसको कहते हैं थैलाक्वाइड। और ये जो थैलाक्वाइड का एक पूरा समूह बन जाता है, इसको कहते हैं ग्रेनम। और आपको ध्यान रखना है कि इसी थैलाक्वाइड के अंदर में क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। इस क्लोरोफिल कंटेन करने के कारण क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को कैच करेगा और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा उसका। इसका इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन लीफ के किस पार्ट में हो रहा है, कौन से सेल में हो रहा है, सेल के कौन से सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, उसकी बात हमें करनी है। तो प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल कौन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, यानी कौन सा सेल ऑर्गेनल जहां पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। इसीलिए हम इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद एक जो ग्रेनम है वो दूसरे से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। अगर हम और अगर डिटेल जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली पार्ट हो जाता है प्लास्टिड का। और प्लास्टिड जो है वो तीन तरीके का हो जाता है ना, तीन तरीके का हो जाता है। एक जो है आपका है क्लोरोप्लास्ट है जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन करता है। एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है, तो ये फूड स्टोर करने का काम करता है, बेसिकली फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। और एक है क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या करता है, ये कलरफुल अदर देन द ग्रीन कलर, है ना, अदर देन द फ्लावर का कलर, फ्रूट्स का कलर, ये सारे जो कलर्स है वो जनरली किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। इसका ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वैक्यूल की। प्लांट सेल में क्या होता है, लगभग 50 to 90% जो पार्ट है वो वैक्यूल कवर करता है। और वैक्यूल एक तरह से कहोगे कि प्लांट सेल के लिए वेयर हाउस का काम करता है ना। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है जो लगभग 50 to 90% 50 to 90% पार्ट ऑक्युपाई कर लेता है, 50 to 90% पार्ट ऑक्युपाई कर लेता है। और इसके अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है उसको कहते क्या है, सेल सैप, है ना, उसको क्या कहते हैं, सेल सैप कहते हैं। और सेल ये जो मेम्ब्रेन कवर्ड है, तो जो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल है इसको कहते हैं क्या है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं। स्टोरेज हाउस हो गया, एक तरह से वेयर हाउस हो गया। ये पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर क्या है, वैक्यूल है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है। एनिमल सेल में आइदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और न्यूमरस होते हैं, बड़ा सा वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता है। लार्ज वैक्यूल से प्लांट सेल में ही होता है, इसका ध्यान दें। ये कुछ समरी था जो सेल का था। आप इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं न्यूक्लियस का। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिल जाता है इस तरह से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से
कवर्ड नहीं है, बल्कि इसमें भी छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं जिसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोपोर कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियोपोर यानी ये वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियोपोर है। न्यूक्लियोपोर इसको क्या रखते हो, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कह सकते हो। इसके अंदर में देखोगे तो जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को हम कह देते क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डेंस स्ट्रक्चर मिलता है, इस डेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो ये राइबोसोम फैक्ट्री है, यानी राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियोलस से होता है। और इसके बाद इसमें नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। तो नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ पे क्रोमैटिन कह सकते हैं, क्रोमैटिन इसको कह देते हैं। कुल मिलाकर के जो ये पार्ट हो गया न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस क्या है, तो दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं, सीपीयू ऑफ द सेल कह सकते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कह सकते हैं, यानी ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस आप कह सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, यानी क्रोमैटिन जो है उसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है, तो क्रोमैटिन के अंदर कंटेन कर रहा है डीएनए कंटेन कर रहा है और हिस्टोन प्रोटीन कंटेन कर रहा है। क्या है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन कंटेन कर रहा है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। क्या होता है कि जिस समय सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन क्या होता है, थिक और शॉर्ट होने लगता है, थिक एंड शॉर्ट होने लगता है। तो थिक और शॉर्ट होता है तो क्या होता है कि ये बना लेता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, कंडेंस्ड होकर के थिक एंड शॉर्ट। तो थिक एंड शॉर्ट होने के बाद ये कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से। और क्रोमैटिन जो इस फॉर्म में है अभी नेटवर्क लाइक, ये थिक और शॉर्ट होने लगेगा तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम कह देते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या लगभग कितना है, तो 46 है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम एक सेल में है, तो इसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के क्या हो गया, 23 पेयर हो गए, है ना। लेकिन किसी किसी सेल में क्या होता है, 23 पेयर ना होकर के ओनली 23 क्रोमोसोम ही होता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर 23 क्रोमोसोम किसी सेल में होगा, जैसे होता है एग सेल होता है और स्पर्म सेल होता है, तो इसमें क्या है 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, इसलिए एग सेल और स्पर्म सेल कहलाता है हैप्लॉइड। और स्पर्म और एग सेल दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। और जिसमें 46 क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, पेयर में क्रोमोसोम है, उसको कहते हैं डाइप्लॉइड, द्विगुणित, है ना, मल्टीपल है। और ये क्या है, कम है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो गई बात, और ऑल एक्टिविटी कंट्रोल बाय द सेल हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं सेल डिवीजन को। अब बात करते हैं कि एक कोई टर्म आता है जीन। अभी जीन क्या है, तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स, क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द डीएनए इज नॉट फंक्शनल, तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, छोटा सा जो डीएनए का फंक्शनल फ्रैगमेंट है उसको कहते क्या है, जीन कहते हैं। स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन कह सकते हैं। और ये जीन जो है वो ट्रांसफर करता है, क्या ट्रांसफर करता है भाई, तो ट्रांसफर पेरेंटल ट्रेट, है ना, कहां से, तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, यानी बच्चों में जो गुण ट्रांसफर करता है वो कौन करता है, जीन करता है, यानी फंक्शनल स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सेल डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली कि यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द ओल्ड वंस, ओल्ड सेल से नया सेल्स बनाने का ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द सेल डिवीजन कहते हैं। और ये जो नया सेल बनाने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली दो तरीके का है। एक जो तरीका है वो माइटोसिस है, और एक जो तरीका है वो क्या है, मियोसिस है। बस अंतर इतना ही है कि माइटोसिस में जो नंबर ऑफ सेल्स बन रहा है वो 2 सेल्स बन रहा है, और ये दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट में है उतना ही इसमें आता है, यानी इसके टूटने के बाद इस सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितना क्रोमोसोम क्या होता है,
पेरेंट में होता है। अगर पेरेंट में अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो इस नए बने हुए सेल्स में भी क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 46 हो जाएगा। इस तरह का जो सेल डिवीजन है वो क्या होगा, माइटोसिस होगा। इस माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों नए बने हुए सेल्स में इक्वल है, इसलिए इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो हमारे बॉडी के सारे ही सेल्स में होता है, सिवाय जो है जर्मिनल सेल को छोड़ करके। हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे बॉडी को अगर हम ले तो हमारे पूरे बॉडी में जो सेल है उसको कहते हैं सोमैटिक सेल, चाहे वो बोन सेल हो, है ना, बोन सेल हो या ब्लड सेल हो या मसल सेल हो, ये जितने भी सेल्स हैं ये सभी क्या हैं, तो सोमैटिक सेल हैं। लेकिन मियोसिस की अगर हम बात करें, हाँ, एंड ऑफ द माइटोसिस क्या हुआ, 2 ही सेल बनता है। और मियोसिस में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो ये डिवाइड करेगा, है ना। इसमें दो फेज में डिवीजन होगा। एक फर्स्ट फेज में जैसे ही डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और फिर इसमें फिर डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम स्टेबल ही रह जाता है, 23 और 23 रह जाते हैं। यानी एंड ऑफ द मियोसिस डिवीजन में कितने सेल्स बन गए, तो 4 सेल्स बन गए, है ना, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाता है। इसीलिए मियोसिस को 2 टर्म में बांधा है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। ठीक है, ये जो होता है ये गैमीट बनाने के प्रोसेस में आता है, सिर्फ और सिर्फ जो गैमीट बनाने का प्रोसेस है वो जनरली उसमें आएगा। और मियोसिस डिवीजन में क्या है, तो ये जनरली किस में होता है, जर्मिनल सेल में होता है, जर्मिनल सेल, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल और स्पर्म सेल बनाने के समय में ये मियोसिस डिवीजन होता है। ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है। और इस डिवीजन में चूंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बोल सकते हैं इसको। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको लगभग इसमें समय लग गया है 50 मिनट। अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और इसको ध्यान से पढ़ें। चलिए, इससे क्या होगा कि आप एक बार शॉर्ट टर्म में, काफ़ी कम समय में, आप लगभग 50 मिनट में आप जो है सेल का एक पूरी तरह से रिवीजन कर लेंगे। और मैंने कोशिश किया है कि जो एनसीईआरटी में कंटेंट है उस कंटेंट को पूरी तरह से दे दूं। और भी बहुत सारे पार्ट हैं सेल के, लेकिन वो आपके सिलेबस के अनुसार से नहीं है, इसलिए उसको अभी हटाया गया है। अगर उसको देते हैं तो उसमें और ज़्यादा समय लगेगा, और इतना में आप चाहो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।